हेलो एवरीवन, दिस इज़ सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो शुड के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें एक दो बातें, तीन चार बातें छोटी छोटी रह गई हैं, उनको हम सीख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था शैल एंड शुड। अब शैल क्या बताता है? सिंपल फ्यूचरिटी, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में जाके अकॉर्डिंग टू द स्पीकर या राइटर 100% होगा, तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं? शैल का यूज़ कर लेते हैं। अगर शैल का वही काम बताना हो कि पास्ट में, तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं? शुड का यूज़ कर लेते हैं। मतलब पास्ट फॉर्म हो गई शैल की शुड। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शुड के बारे में शैल के अलावा भी होती हैं। अगर हमें प्रेजेंट की, देखो ये क्या बताता है? ये 100%, मतलब अकॉर्डिंग टू स्पीकर या राइटर कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा ही होगा, तो हम शैल का यूज कर लेते हैं। जब उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं? वीकर फॉर्म का मतलब उसकी कमज़ोर फॉर्म, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं? शुड का यूज़ कर लेते हैं। अब शैल और शुड का ये बातें तो हमने पढ़ ली थी। अब इनका ना बी के साथ यूज पढ़ते हैं, बी एंड हैव। हमें पता है कि बी जो है वो स्टेटिव वर्ब है और हैव क्या है? ये भी स्टेटिव वर्ब है। ये पोजेशन का काम करती है और ये क्या बताता है? सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताता है। जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम हैज ए हाउस। अब देखो यहाँ पे हमने हैव की फॉर्म लिखी, यहाँ पे हमने बी की फॉर्म लिखी। ये क्या बता रही है कि राम क्या है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बता रही है कि सब्जेक्ट क्या है। और हैज जो है ये हैव की फॉर्म है, हैव की सिंगुलर फॉर्म हैज होती है। तो ये हैव क्या बता रही है कि राम के पास क्या है। तो बी और हैव क्या बताते हैं? एक तो बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, दूसरी बताती है सब्जेक्ट के पास क्या है। ठीक है, ये बातें हमने सीख रखी हैं। अब देखो इसका मॉडल जो शुड है हमारा, उसके साथ कैसे यूज करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये मेन वर्ब भी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं। अब जब शुड के साथ आएंगी तो एक बात बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब होंगी कि मेन वर्ब होंगी? जो समझदार बच्चा उसे पता होगा कि शुड जब हेल्पिंग वर्ब खुद बनेगा, मॉडल का काम ही हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये क्या बनेंगी? मेन वर्ब बनेंगी। मेन वर्ब बनेंगे तो क्या बताएंगे? देखो देयर शुड। अब शुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बी की कौन सी फॉर्म लिखें? यहाँ बी लिखें, इज लिखें, आर लिखें, एम लिखें, या वॉज लिखें, या वर लिखें, बीन लिखें, या बीइंग लिखें। कौन सी फॉर्म आएगी बताओ? तो शुड क्या है? हमारा मॉडल है, तो मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आएगी, बाकी इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक है, देयर शुड, मैं एक बार मिटा देता हूँ इनको। ये जितनी भी लिखी थी ये सारी की सारी क्या थी? बी की फॉर्म थी। देयर शुड बी ए टीवी, लिख लो, इन योर हाउस। देखो अब इसने क्या बताया कि देयर शुड बी टीवी इन योर हाउस, कि तुम्हारे घर में टीवी होना चाहिए था। तो शुड प्लस बी, उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद आ गया कोई नाउन। ये क्या बताता है? प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि अभी घर में टीवी है कि नहीं है? नहीं है, बट होना चाहिए था। तो अभी नहीं है बट होना चाहिए था, ये क्या बताती है? प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन बताती है। ठीक है, अगर हम लिखें ना शुड प्लस बी, तो क्या उसके बाद नाउन आएगा। ये क्या बताएगा? प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, देयर शुड हैव। अब देखो
शुड के बाद क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म, और हैव के बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। देयर शुड हैव बीन ए टीवी इन योर हाउस। अब दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझना। अगर हमने लिखा शुड प्लस बी की फॉर्म बेस फॉर्म उसके बाद नाउन, और एक हमने लिखा शुड प्लस हैव प्लस बीन, हमने लिखा शुड हैव प्लस बीन उसके बाद नाउन, तो ये क्या बता रहा था, प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन। ये क्या बता रहा है, हमने बहुत बार पढ़ लिया कि अगर मॉडल के बाद, ध्यान रखना ये बात, अगर मॉडल के बाद हैव आ जाए ना तो ये टाइम हमेशा पास्ट का हो जाता है। तो ये क्या बता रही है, पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन, पास्ट की क्या बता रही है, इमेजिनरी सिचुएशन, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे घर में टीवी होना चाहिए था बट अभी नहीं है, होना चाहिए आगे, मतलब आज हो सकता है, आज ले आओ या कल ले आना, जो भी है। और इसका मतलब है कि होना चाहिए था, ठीक है, मतलब पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन, जब उसकी बात हो रही थी तब टीवी नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन है, ये प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर हम इसमें पास्ट का टाइम लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, अगर हम इसमें फ्यूचर का या प्रेजेंट का टाइम लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं, उसको अपने आप एक बार ट्राई करके देखना। देखो, देयर शुड प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट्स yesterday. There should be a proper arrangement for the guests yesterday. Second, there should have been a victory in the upcoming match. ठीक है, देयर शुड बी ए प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट yesterday और देयर शुड हैव बीन ए विक्ट्री इन द अपकमिंग मैच। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टाइम पास्ट का, अपकमिंग मैच का मतलब आने वाला, मतलब टाइम कब का होगा, फ्यूचर का। बात समझ आई, जब ये टाइम फ्यूचर का हो गया, ये टाइम पास्ट का हो गया। तो हमने पढ़ा कि ये क्या बताता है, प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन, और शुड प्लस हैव प्लस बीन क्या बताता है, पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, तो जब हमने लिखा है फ्यूचर का टाइम और इसके साथ हमने लिख दिया शुड हैव बीन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसको लिखो शुड बी, देयर शुड बी ए विक्ट्री इन द अपकमिंग मैच, कि आने वाले मैच में हमारी जीत होनी चाहिए। और देयर शुड बी ए प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट येस्टरडे, मतलब होना चाहिए था अरेंजमेंट, हुआ नहीं हुआ, तो होना चाहिए था, तो देयर शुड हैव बीन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जिसमें टाइम पास्ट का लिख दिया जाता है और सिचुएशन हमारी क्या बना दी जाती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दी जाती है प्रेजेंट या फ्यूचर वाली, तो गलत हो जाती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसको लिख लो, फिर एक छोटे छोटे 2-3 और बातें वो और बता देता हूँ। अब देखो शुड का पैसिव में कैसे यूज करते हैं, शुड का पैसिव में यूज पढ़ना। ये बात तो मैंने बहुत बार बताई है कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक्टिव मतलब डूअर होता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट अगर डूअर है, मतलब जो एक्शन लिखी हुई है, जो मेन वर्ब लिखी हुई है, उसको करने वाला सब्जेक्ट है, तो वो क्या होती है, एक्टिव स्ट्रक्चर होती है।
अगर नॉन डूअर होता है सब्जेक्ट तो वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, पैसिव। ये बात हमने बहुत बार कर ली है, अगर भी पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ध्यान रखना। सब्जेक्ट अगर डूअर हुआ मतलब जो एक्शन लिखी हो, कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है? ध्यान रखना जो वर्ब लिखी हुई है, जो हमारी मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, और उसका जो सब्जेक्ट है, उसको कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा कि जो वर्ब में एक्शन लिखा हुआ है, जो वर्ब में काम लिखा हुआ बताया गया है, क्या वो सब्जेक्ट उस काम को कर सकता है? अगर कर सकता है, एक्टिव स्ट्रक्चर। क्या उस वर्ब में लिखा गया एक्शन वो सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता, पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है। अब पैसिव में क्या होता है, हमेशा और हमेशा एक ही स्ट्रक्चर होती है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही होती है। बी की फॉर्म का मतलब इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, और बीन भी आ सकता है, और बीइंग भी आ सकता है। जब इनमें से कोई वर्ब लिखी हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो ध्यान रखना है कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पैसिव। ठीक है। कुछ बातों से इसको समझते हैं। और रात को 9 बजे डेली मिल रहे हैं ना आप लोग? अगर आपको लगे कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो किसी दोस्त को भी बता दिया करो। ठीक है। अगर हमने लिख दिया शुड प्लस उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म और शुड प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी क्या होगी, एक्टिव स्ट्रक्चर, और ये हमारी क्या होगी, पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे देखो, ये बोर्ड मान लेते हैं क्लीन किया जा सकता है। दिस बोर्ड शुड क्लीन। ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट बनाते हैं, यू शुड बी क्लीन दिस बोर्ड। अब हमने पढ़ा कि ध्यान रखना, अगर हमारा वर्ब और सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस बोर्ड और यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, देखो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, क्लीन, और यहाँ पे भी मेन वर्ब क्या है, क्लीन। क्या यू जो है वो क्लीन करने का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये होनी चाहिए थी एक्टिव स्ट्रक्चर। क्या जो सब्जेक्ट है वो क्लीन करने का काम कर सकता है? ये एक्शन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ये होना चाहिए था पैसिव स्ट्रक्चर। अब हमने पढ़ा कि पैसिव में क्या होता है, बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और एक्टिव में क्या होता है कि शुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लिख दी जाती है। अब देखो, शुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लिख दी तो ये तो एक्टिव होगी, हमें चाहिए यहाँ पे पैसिव। तो इसको काटो और इसको लिखो, दिस बोर्ड शुड बी क्लीन्ड। ठीक है। इस बोर्ड को साफ किया जाना चाहिए। और यू शुड बी क्लीन्ड, ये गलत हो गया, यू शुड क्लीन, इसको लिखो यू शुड क्लीन दिस बोर्ड। तुम्हें ये बोर्ड साफ करना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म होती है तो वो होता है एक्टिव स्ट्रक्चर, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा डूअर होता है। और शुड के साथ बी की लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे ये जो गेट है इसको पेंट किया जा सकता है, दिस गेट शुड बी पेंटेड, मतलब ये खुद तो करेगा नहीं, पेंट करने का काम क्या गेट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, डोर नहीं कर सकता। तो जब गेट नहीं कर सकता तो उसको पैसिव में लिखो। अगर कोई पर्सन होता है उसकी जगह कि राम शुड पेंट दिस गेट, तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर होगा क्योंकि राम पेंट करने का काम कर सकता है। अब ये गेट जो है पेंट करने का काम तो नहीं कर सकता, पर ये किसी को मतलब पेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, मान लो गेट को बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, तो ये अट्रैक्ट तो कर सकता है। तो दिस गेट कैन अट्रैक्ट, हमें यहाँ पे शुड पढ़ रहे हैं ना, दिस गेट शुड अट्रैक्ट एनीवन। ठीक है। तो ये गेट किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बट खूब पेंट करने का काम नहीं कर सकता। अगर अट्रैक्ट कर सकता है तो उसमें एक्टिव स्ट्रक्चर, अगर नहीं कर सकता तो पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है।
अब इसके साथ हैव भी जब लगा देते हैं, देखो दिस फ्लोर लिख दो, फ्लोर हैव बीन, अब बी की फॉर्म लिख दी, ठीक है। तो उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें, हैव बीन क्लीन्ड, मतलब शुड लिखना तो भूल ही गए, दिस फ्लोर शुड हैव बीन क्लीन्ड। हमने पढ़ा कि अगर कोई मॉडल लिखा हुआ है और उसके बाद वर्ब की हैव लिख दें तो होता क्या है, ये पास्ट का टाइम हो जाता है। और ज़्यादा समझदारी वाली बात तो ये पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन हो जाती है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो फ्लोर है ना अभी, ये साफ़ होना चाहिए था, मतलब कर दिया जाना चाहिए था अभी तक, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो उसको कैसे लिखेंगे, दिस फ्लोर शुड हैव बीन क्लीन्ड बाय यू। तुमको ये जो फ्लोर है ये साफ कर देना चाहिए था, पर क्या काम ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? पैसिव स्ट्रक्चर। शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके साथ साथ एक और लिख देना, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, या शुड हैव उसके बाद बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। तो ध्यान रखना, ये तो हो गया एक्टिव और ये हो गई पैसिव। इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो जो सब्जेक्ट है ना वो डूअर नहीं होगा। किसका डूअर? ये जो वर्ब लिखी हुई है ना, मेन वर्ब ये होती है। इस वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव, इस वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव, और स्ट्रक्चर ये होगी। अब होगा क्या कि डूअर होगा और स्ट्रक्चर ये लिख देगा, तो आपको पकड़ लेना है। अगर होगा क्या कि ये डूअर नहीं होगा और स्ट्रक्चर एक्टिव वाली लिख देगा, तो इसको पैसिव में लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुड हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विल और वुड के बारे में। वुड के बारे में कुछ बातें तो वैसे भी मैंने बता दी यूज टू के साथ जब पढ़े थे, कि वुड जो होता है ना पास्ट की मतलब रेगुलर हैबिट्स जो आदतें थी उनके लिए यूज किया जाता है। बाकी जब डिटेल में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।